हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। तो बायोलॉजी नीट पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा आपकी जूलॉजी फैकल्टी लेकर के आई हूँ आपके लिए अगला अध्याय मानव कारिकी का शरीर द्रव तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जैसा कि मैंने आपके कमेंट्स पढ़े लास्ट लेक्चर में, बच्चे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इस पॉडकास्ट सीरीज़ से। तो बस इसी को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ईयरफोन लगाइए, आँखों को बंद करिए। केवल अब आपको नोट्स और एनसीईआरटी को सामने इमेजिन करना है, मेरे शब्दों को सुनना है। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण में पहले हम बात करेंगे शरीर द्रव्य यानी कि आपके बॉडी फ्लूइड्स की। शरीर द्रव्य में बेटा दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है आपका रक्त, दूसरा आता है आपका लसिका, ब्लड और लिम्फ। इसमें हम पहले बात करेंगे बेटा रक्त की यानी कि ब्लड की। तो ब्लड में भी दो चीज़ें होती हैं। ब्लड का, रक्त का 55% भाग बेटा आपका प्लाज्मा बनाता है, वहीं इसमें 45% भाग बेटा संगठित पदार्थ बनाते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा में बेटा 90 से 92% तो केवल प्रोटीन होता है, सॉरी 90 से 92% केवल जल होता है। लगभग 6% बेटा इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। बाकी के 1% में इसमें गैसें और अन्य आपके अकार्बनिक पदार्थ यानी कि आयन वगैरह होते हैं। हम इसमें बात करेंगे आपके प्लाज्मा प्रोटीन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नीट में यहाँ से बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीन मुख्य आपकी प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसमें सबसे पहला है बेटा आपका एल्बुमिन, दूसरा है आपका ग्लोबुलिन, तीसरा है आपका फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन की अगर मैं बेटा बात करूं तो एल्बुमिन का काम होता है ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, रक्त परासरणी दाब को का नियमन। ठीक है। ग्लोबुलिन बेटा आपके प्रतिरक्षा में हेल्प करता है और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती हैं ये बेटा आपके जो रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, जो रक्त स्कंदन होता है, ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करते हैं। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, ये भी बेटा आपको रक्त स्कंदन में मदद करती है। ये तीन आपकी प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ से आपके नीट में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। संगठित पदार्थ की अगर हम बात करें तो संगठित पदार्थ में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आते हैं आपके आरबीसीज, लाल रुधिर कणिकाएं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिनको हम थक्काणु भी बोलते हैं। एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके नीट में आ चुकी है कि प्लाज्मा में से अगर हम स्कंदक कारकों को हटा दें, प्लाज्मा में से अगर हम माइनस कर दें क्लॉटिंग फैक्टर्स को, तो उसको बेटा हम सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संगठित पदार्थ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की। तो लगभग आपके 100 मिलीलीटर, सॉरी 1 मिलीमीटर क्यूब आपके रक्त में, ये रक्त का आयतन है 1 मिलीमीटर क्यूब। इसमें बेटा आपके लगभग 5 से 5.5 मिलियन, मतलब 50 से 55 लाख आरबीसीज पाए जाते हैं। 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज पाए जाते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब रक्त में। वहीं आपके डब्ल्यूबीसी 6 से 8,000 पाए जाते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में। और बेटा आपके 1 मिलीमीटर क्यूब रक्त में यही थक्काणु जिनको हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं बेटा, ये पाए जाते हैं 1.5 से 3.5 लाख। ठीक है। ये जो बेटा आपके आरबीसीज होते हैं ये लाल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है। प्रत्येक 100 मिलीलीटर रक्त में बेटा आपका लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसको हम 15 ग्राम परसेंट भी बोल देते हैं। परसेंट मतलब 100 ml रक्त में। ये जो आपके आरबीसीज होते हैं बेटा, इनका मुख्य काम जो होता है वो होता है आपके शरीर में गैसों का वहन करना, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। फिर हम बात करते हैं आपके डब्ल्यूबीसीज की। तो डब्ल्यूबीसीज बेटा आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कण यानी कि ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम कणिका सहित बोलते हैं। दूसरे बेटा होते हैं कणिका रहित, जिनमें कोशिका द्रव में ग्रेन्यूल्स या छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं। जो आपके कणिका सहित होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, ये बेटा आपके तीन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। वहीं कणिका रहित यानी कि आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसीज में सबसे ज़्यादा होते हैं, लगभग 60 से 65%, 60 से 65%। और इनका काम बेटा भक्षण करना होता है किसी भी बाह्य पदार्थ का। दूसरे बेटा आपके इओसिनोफिल्स जो कि डब्ल्यूबीसीज में 2 से 3% होते हैं, इनका काम बेटा एलर्जी अभिक्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाना होता है। वहीं तीसरे होते हैं आपके बेसोफिल्स जो कि कुल डब्ल्यूबीसीज में सबसे कम यानी मात्र आधा से 1% होते हैं। और ये बेटा 3 रसायनों का स्रावन करते हैं, हिस्टामीन, सेरोटोनिन और वेसोप्रेसिन, सॉरी हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हेपारिन, सॉरी। ठीक है। और ये बेटा आपके शरीर में होने वाली जो भी शोथ अभिक्रियाएं हैं यानी कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, उनमें रोल प्ले करते हैं।
ठीक है। हम बात करते हैं कणिका रहित की, जिसमें आते हैं आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स बेटा कुल WBC का 6 से 8% बनाते हैं, वहीं आपके लिम्फोसाइट्स कुल WBC का 20 से 25% भाग बनाते हैं। ये जो आपके मोनोसाइट्स होते हैं जो कि 6 से 8% भाग बनाते हैं, ये मोनोसाइट्स बेटा न्यूट्रोफिल्स की तरह ही किसी भी बाह्य कण का भक्षण करने का है, किसी भी बाह्य कोशिका के भक्षण करने का काम करते हैं। वहीं आपके लिम्फोसाइट्स यानी कि लसिकाणु दो प्रकार के होते हैं, बी और टी लसिकाणु, और इनका काम बेटा होता है मुख्य रूप से आपके प्रतिरक्षा तंत्र में ये भूमिका निभाते हैं। इनका काम होता है आपके प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, ठीक है। इसी के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग अध्याय में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जब अपना पूरा रक्त हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे रक्त समूह की। तो रक्त समूह वैसे तो कई सारे प्रकार के होते हैं, हमें दो पढ़ने हैं, एनसीईआरटी में दो दिए हैं। सबसे पहला है आपका एबीओ रक्त समूह, दूसरा है बेटा आपका आरएच रक्त समूह। एबीओ रक्त समूह में हमने आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर कौन सा एंटीजन यानी प्रतिजन पाया जाता है, उसके आधार पर बेटा हमने इनका नामकरण किया है। यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन है ए, तो इसको हम बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप। आरबीसी की सतह पे एंटीजन है बी, प्रतिजन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप। और अगर आरबीसी की सतह पर दोनों प्रतिजन है ए तथा बी, इसको हम बोलेंगे ए बी रक्त समूह। और अगर आरबीसी की सतह पर ऐसा कोई भी प्रतिजन नहीं है, इसको हम बोलेंगे ओ रक्त समूह। यही बेटा प्लाज्मा के अंदर प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए है, मतलब जिसकी आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन पाया जाता है, उसके प्लाज्मा में जो प्रतिरक्षी पाया जाएगा वो पाया जाएगा एंटी बी। जिसका रक्त समूह बी है, मतलब जिसकी आरबीसी की सतह पर प्रतिजन है बी, उसके प्लाज्मा में प्रतिरक्षी पाया जाएगा एंटी ए। जिसका रक्त समूह है ए बी, मतलब जिसकी आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए और बी दोनों हैं, उसके प्लाज्मा में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाएगा। वहीं जिसका रक्त समूह है ओ, मतलब जिसकी आरबीसी पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, उसके प्लाज्मा में बेटा प्रतिरक्षी पाए जाएंगे एंटी ए और एंटी बी, प्रति ए प्रति बी, ठीक है। इसी हिसाब से बेटा हमने देखा जो सर्वदाता है, जो हर किसी को अपना रक्त दे सकता है, वो जिसके आरबीसी की सतह पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, मतलब कि ओ जो होता है आपका ब्लड ग्रुप है, ये बेटा सर्वदाता है। क्योंकि इसके आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, तो कोई भी प्रतिरक्षी इसको अटैक नहीं कर सकता। इसी हिसाब से सर्वग्राही कौन होगा? सर्वग्राही वो होगा जिसके प्लाज्मा में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जा रहा, ठीक है। तो वो मारेगा कैसे? तो सर्वग्राही हुआ बेटा आपका रक्त समूह ए बी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर छूट गई थी छोटी सी, आपके थक्काणु के बारे में बताना। उनकी मैंने गिनती आपको बताई दी थी कि प्रति mm³ ब्लड में ये 1.5 से 3.5 लाख पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम बेटा रक्त स्कंदन में होता है, ठीक है। और इनकी कमी से जब आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है तो बेटा आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स मतलब रक्त जो है वो बहता जाएगा, जमेगा नहीं, ठीक है। दूसरा आते हैं रक्त समूह पे आपका आरएच रक्त समूह। आरएच रक्त समूह बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आता है। लगभग 80% ऐसी जनता है या ऐसी जनसंख्या है इंसानों की जिनके आरबीसी की सतह पर आरएच प्रतिजन पाया जाता है। जिनकी आरबीसी की सतह पर आरएच प्रतिजन पाया जाता है उनका रक्त समूह होता है पॉजिटिव, और 20% जनसंख्या जिनकी आरबीसी की सतह पर आरएच प्रतिजन नहीं पाया जाता है उनका रक्त समूह होता है निगेटिव, ठीक है। तो ए बी हमें पता है, ओ पता है। अगर इसी के साथ आरबीसी की सतह पर ये प्रतिजन आरएच भी पाया जाएगा तो ये रक्त समूह हो जाएगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। अगर आरएच प्रतिजन नहीं पाया जाता है तो रक्त समूह हो जाएगा ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से एक आपको क्लासिकल केस पता होना चाहिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस यानी कि गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता बेटा इस केस में देखने को मिलता है यदि माँ का रक्त समूह आरएच निगेटिव हो और पिता का रक्त समूह आरएच पॉजिटिव हो। केवल और केवल इस ही कंडीशन में आपको गर्भ रक्ताणु कोरकता यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस देखने को मिलेगा। अगर दोनों का ही रक्त समूह पॉजिटिव है कोई परेशानी नहीं है, दोनों का रक्त समूह निगेटिव है कोई परेशानी नहीं है, माँ का पॉजिटिव और पिता का निगेटिव है तो भी कोई परेशानी नहीं है। केवल और केवल माँ का रक्त समूह निगेटिव और पिता का रक्त समूह पॉजिटिव होने पर ही आपको गर्भ रक्ताणु कोरकता देखने को मिलेगी, वो भी दूसरे बच्चे और उसके बाद। पहला बच्चा बिल्कुल सेफ है,
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब पहला बच्चा बेटा माँ के गर्भ में होता है उस समय माँ का रक्त और बच्चे का रक्त अलग अलग होता है, दोनों कांटेक्ट में नहीं आते, तो माँ को नहीं पता होता है कि उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा RH पॉजिटिव है, मतलब उसकी RBC की सतह पर एक RH प्रतिजन पाया जाता है। क्योंकि माँ का रक्त उससे नहीं मिलता है तो उसके लिए वो प्रतिजन बाहरी चीज़ नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में प्रतिरक्षी भी नहीं बनाता है। लेकिन डिलीवरी यानी कि प्रसव के दौरान जब ये बच्चा बाहर आता है तो किसी भी तरीके से जब माँ और बच्चे का रक्त कांटेक्ट में आता है उस समय माँ के रक्त में एक नई चीज़ पता लगती है कि RH नाम का कुछ तो अभी निकल के गया, और RH को देखते ही वो उसके अगेंस्ट अपनी फौज बनाती है, यानी कि प्रति RH प्रतिरक्षी बनाती है। लेकिन जब तक ये प्रति RH प्रतिरक्षी बनाती है पहला बच्चा बाहर निकल चुका होता है, तो पहला बच्चा तो सेफ है। अब दूसरा तीसरा जब भी माँ दोबारा गर्भ धारण करेगी और उस समय उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा अगर RH पॉजिटिव होगा, माँ के रक्त में उस समय प्रति RH प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं, और ये जाकर के बेटा अगर बच्चे तक पहुँच जाएंगे प्लेसेंटल बैरियर को पार करके, तो बेटा ये अंदर जाकर के, क्योंकि प्रति RH प्रतिरक्षी है तो ये RH को मारेंगे, और RH प्रतिजन कहाँ पर पाए जाते हैं? RBC की सतह पर। तो प्रति RH प्रतिरक्षी RH को मारने के चक्कर में किसको मार रहे हैं? एक तरीके से ये उसकी RBCs को मार रहे हैं, उसकी लाल रुधिर कणिकाओं को मार रहे हैं। और इस कंडीशन में बेटा क्योंकि गर्भ में पल रहे भ्रूण की RBCs फटने लग जाती हैं, इसी कंडीशन को बेटा हम बोलते हैं इरिथ्रो मतलब RBCs, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट उनका फटना, फिटालिस मतलब फीटस मतलब भ्रूण की। ठीक है, तो भ्रूण की RBCs क्योंकि फटने लग जाती हैं, इसको बेटा हम गर्भ रक्ताणु को रक्ता बोलते हैं। और इस कंडीशन में बेटा बच्चे को सीवियर अनीमिया, अनीमिया मतलब उसका RBC काउंट कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो अनीमिया, और जॉन्डिस हो सकता है जिसकी वजह से ये बच्चा मर सकता है। ठीक है, अब इसका बचाव क्या है बेटा? तो इसके बचाव के लिए पहले ही प्रसव के तुरंत बाद हम माँ को anti-RH एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर बनने वाले anti-RH एंटीबॉडीज को ये मार देगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड कोएगुलेशन के फिनोमिनन पे। तो रक्त स्कंदन में आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हमारे शरीर में उपस्थित जो प्लेटलेट्स यानी कि थक्काणु कोशिकाएं हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं, और इनके सक्रिय होने पर प्लाज्मा में उपस्थित जो आपके कई सारे स्कंदक कारक हैं जो अभी तक निष्क्रिय अवस्था में थे, प्लेटलेट्स के सक्रिय होने पर ये कुछ ऐसे रसायनों का स्रावन करता है जिसके चलते एक 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 करके जितने भी निष्क्रिय आपके स्कंदक कारक जो प्लाज्मा में उपस्थित थे वो सक्रिय होने लग जाते हैं। जैसे जैसे बेटा ये सक्रिय होते हैं, एक सक्रिय होता है तो दूसरे को सक्रिय करता है, ये तीसरे को सक्रिय करता है। इस तरीके के बेटा प्रक्रिया को हम कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, कैस्केड प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, कैस्केड मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हो रहा है। ठीक है, इसमें हम वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी पर अगर हम फोकस करें तो ये बोलता है कि एक थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स होता है जो कि एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। ये थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिन जो कि निष्क्रिय स्कंदक कारक है उसको सक्रिय करता है, थ्रोम्बिन बनाता है। और ये थ्रोम्बिन जो निष्क्रिय कारक फाइब्रिनोजेन जो अभी हमने प्लाज्मा प्रोटीन में भी पढ़ा था, उस फाइब्रिनोजेन को ये सक्रिय करके फाइब्रिन या फिब्रिन के पतले पतले रेशे बना देता है। ये फिब्रिन जैसे ही सक्रिय मतलब फाइब्रिनोजेन जैसे ही सक्रिय होकर फिब्रिन बनाता है थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, ये फिब्रिन अन्य रक्त कणिकाओं को यानी कि RBCs जो वहाँ पे हैं, बाकी के जो मरी हुई कोशिकाएं हैं, उन सबके साथ मिलकर के चोट वाली जगह पर थक्का यानी कि क्लॉट का निर्माण करता है। इस पूरी प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। एक और चीज़ बेटा यहाँ से जो आपके कई साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था कि इस पूरी प्रक्रिया में विटामिन के का क्या रोल होता है, तो विटामिन के की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन जो आपका स्कंदक कारक होता है जो कि निष्क्रिय कारक है उसका निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है रक्त। आगे बढ़ते हैं बेटा, लसिका की बात करते हैं। तो लसिका अलग से कोई बना हुआ द्रव्य नहीं है। ये जब आपका ये रक्त ऊतकों तक पहुंचता है पतली पतली केशिकाओं से, तो पतली पतली केशिकाओं की भित्ति से रक्त में से थोड़ा बहुत कलरलेस मतलब रंगहीन द्रव्य बाहर निकलता है, ऊतकों के बीच में जमा हो जाता है, और इसी को बेटा हम लसिका या ऊतक द्रव्य बोलते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अंतर कोशिकीय द्रव्य भी इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये कोशिकाओं के बीच में भर जाता है। ठीक है, तो लसिका आपके रक्त से ही बनता है। जब आपका रक्त केशिकाओं के द्वारा ऊतक के स्तर पर पहुंचता है तो वो बेटा केशिकाओं की भित्ति से निकल करके ऊतक के बीच में जमा हो जाता है, और यही बेटा ऊतक द्रव्य आपका
लसिका या अंतः कोशिकीय द्रव्य का निर्माण करता है। इस लसिका में अगर हम इसके संगठन की बात करें तो लगभग वही सब होता है जो आपके रक्त में होता है, बस इसमें आपके आरबीसीज नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होते हैं, इसलिए बेटा लसिका आपका रंगहीन होता है, जबकि रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं के कारण हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से ये लाल होता है। इसके अलावा बेटा प्लाज्मा और लसिका में जो बेसिक सा अंतर वो ये कि प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, वहीं लसिका में ग्लूकोज की मात्रा लगभग थोड़ी ज़्यादा होती है। ये ऊतक द्रव्य आपका लसिका, ये वापस से बेटा लसिका वाहिनियों द्वारा आपकी बड़ी बड़ी जो वेन्स यानी कि शिराएं होती हैं उन तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। ऊतक द्रव्य में एक चीज़ और मेंशन्ड है आपकी लैक्टील्स। लैक्टियल बेटा ऐसी लसिका वाहिनियां हैं जो कि छोटी आंत में उपस्थित होती हैं, और बेटा ये छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो भोजन पचने के बाद जो भी जल घुलनशील पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फ्रक्टोज, ये सब तो बेटा रक्त में अवशोषित हो जाते हैं, लेकिन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बेटा ये क्योंकि जल में घुलनशील नहीं होते, इसलिए बेटा ये रक्त में नहीं जा पाते, ये लैक्टियल जो लसिका वाहिनियां होती हैं उनमें अवशोषित होते हैं, ठीक है। यहाँ तक खत्म होता है आपका लसिका। अगला टॉपिक है बेटा आपका परिसंचरण पथ। तो जब हम बात करते हैं परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, तो परिसंचरण 2 प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। खुला परिसंचरण बेटा एक ऐसा प्रकार का परिसंचरण है जिसमें रक्त हृदय से तो निकलता है, हृदय से निकलते समय बेटा वो रक्त वाहिनियों में ही होता है, लेकिन रक्त वाहिनियां क्योंकि ऐसे जीवों में पूर्ण विकसित नहीं होती हैं, तो रक्त वाहिनियां पूर्ण विकसित ना होने के कारण ये रक्त जो हृदय से रक्त वाहिनियों में आया था ये बेटा आपका गुहाओं में, शरीर की गुहाओं में फैल जाता है, और शरीर की गुहाओं में बेटा इनमें जो भी विनिमय होना है वो शरीर की गुहाओं में उपस्थित जो भी अंग होते हैं, ऊतक होते हैं, उनसे डायरेक्ट ये विनिमय करके वापस से हृदय में पहुंचता है। तो यहाँ पर खुले प्रकार के परिसंचरण पथ में रक्त खुली गुहाओं में घूमता है हृदय से निकल के, इसीलिए बेटा हम इसको खुले प्रकार का परिसंचरण पथ बोलते हैं। वहीं बंद प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है इसमें रक्त कहीं भी खुली गुहा में नहीं जाता, ये हृदय से निकलता है आपकी रक्त वाहिनी जैसे कि आपकी धमनी में, धमनी से केशिका ऊतक के स्तर पर जाती हैं, और केशिका ही वापस से मिलकर के आपकी शिराएं बना करके रक्त में आ जाती हैं। तो यहाँ पर रक्त केवल हृदय और रक्त धमनियों में या रक्त वाहिनियों में घूम रहा है बेटा, ये कहीं भी किसी भी गुहा में नहीं निकला, इसलिए इसको हम बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलता है संघ आर्थ्रोपोडा में, संघ मोलस्का में, संघ इकाइनोडर्मेटा में, संघ हेमिकॉर्डेटा में, और कॉर्डेटा के यूरोकॉर्डेटा उपसंघ में। वहीं बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलता है संघ एनिलिडा में और संघ कॉर्डेटा में, ठीक है। यूरोकॉर्डेट को अगर हम छोड़ते हैं तो बाकी सभी में बेटा आपके बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। बाकी छोटे छोटे अपवाद मैंने आपको इसमें लिखाए हुए हैं, पर वो किसी काम के नहीं है एनसीईआरटी में, क्योंकि फिलहाल ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। परिसंचरण पथ 3 प्रकार के और भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकल परिसंचरण पथ की, फिर हम बात करते हैं अपूर्ण दोहरे परिसंचरण की, फिर हम बात करते हैं दोहरे परिसंचरण मतलब कि डबल सर्कुलेशन की। एकल परिसंचरण सिंगल सर्कुलेशन बेटा संघ कॉर्डेटा के मछली यानी पिसीज वर्ग में देखने को मिलता है, जहां पर इनके हृदय में एक आलिंद एक निलय होता है। रक्त वी ऑक्सीजनित अवस्था में आलिंद में आता है, वी ऑक्सीजनित ही निलय से निकलता है, और ये जाकर के उनके क्लोम में ऑक्सीजनित होता है, ऑक्सीजनित होकर के ऊतकों में जाता है, ऊतकों से वी ऑक्सीजनित होकर के वापस से आपके हृदय के आलिंद, और यही वी ऑक्सीजनित आपका निलय से निकलता है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में हृदय से केवल एक बार रक्त निकलता है, इसको बेटा हम एकल परिसंचरण या सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। ये आपको मछलियों में या वर्ग पिसीज में देखने को मिलता है। दूसरा आता है आपका अपूर्ण दोहरा परिसंचरण यानी कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बेटा आपको उभयचर और सरीसृप, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बेटा 3 कोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं, जिसमें एक तरफ आलिंद में वी ऑक्सीजनित रक्त आता है, दूसरी तरफ आलिंद में ऑक्सीजनित रक्त आता है। दोनों आलिंद से रक्त बेटा निलय में जाता है, और निलय में जाकर के ये ऑक्सीजनित वी ऑक्सीजनित मिल जाता है, और निलय से जब बाहर निकलता है तो ये मिश्रित अवस्था में निकलता है। इस प्रकार के परिसंचरण को बेटा हम अपूर्ण दोहरा परिसंचरण बोलते हैं, और ये आपको सभी उभयचर और सरीसृप में देखने को मिलता है। सरीसृप में यहाँ पर 3 अपवाद हैं।
एक आपकी एनसीईआरटी में दिया है मगरमच्छ। इसके अलावा बेटा गेवियालिस और एलिगेटर, घड़ियाल में भी बेटा आपको ये 3 आपके अपवाद हैं जो कि बेशक सरीसृप के उदाहरण हैं, लेकिन बेटा इनमें पूर्ण दोहरा परिसंचरण और 4 कोष्ठीय हृदय देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पक्षी और स्तनियों में भी 4 कोष्ठीय हृदय और पूर्ण दोहरा परिसंचरण देखने को मिलता है, जिसमें 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। आलिंद में भी अगर हम हृदय में भी इनमें बात करें 2 आलिंद और 2 निलय में, तो दाईं ओर राइट साइड जो होता है हृदय का, दाएं आलिंद में विऑक्सीजनित रक्त आता है, यहाँ से दाएं निलय में विऑक्सीजनित जाता है, दाएं निलय से निकल के ये आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजनित होकर ये आपके बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय से बेटा ये पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। ठीक है, इस प्रकार के परिसंचरण को बेटा हम पूर्ण दोहरा परिसंचरण, क्योंकि इसमें पूरी साइकिल में 2 बार हृदय से रक्त निकलता है, एक बार इसके दाईं ओर से विऑक्सीजनित रूप में निकल करके बाहर फेफड़ों से ऑक्सीजनित होकर ये बाईं ओर आता है और ऑक्सीजनित होकर बाहर निकलता है। इस प्रकार के परिसंचरण को हम पूर्ण दोहरा परिसंचरण बोलते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, जो आपको स्तनी, पक्षी और 3 सरीसृपों में देखने को मिलता है, मगरमच्छ, घड़ियाल और क्रोकोडाइल, गेवियालिस और एलिगेटर में। ठीक है, चल अब हम बढ़ते हैं आगे, मानव परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र में बेटा एक तो अपना हृदय हो गया, हृदय के अलावा बेटा इसमें रक्त वाहिनियां होती हैं। रक्त वाहिनियों में हमने बात की थी धमनी, शिरा और केशिकाओं की, जिसमें धमनी और शिरा में हमने बहुत छोटे छोटे से कुछ अंतर देखे थे, जैसे धमनी हमेशा हृदय से रक्त को बाहर अंगों की तरफ लेकर जाती हैं, शिराएं हमेशा रक्त को अंगों से हृदय की तरफ लेकर आती हैं। धमनी में क्योंकि हृदय से रक्त बाहर जा रहा है तो बहुत हाई प्रेशर में जाता है, इस वजह से धमनी की जो भित्ति होती है वो थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, उसकी जो अवकाशिका होती है, ल्यूमेन होती है, वो पतली होती है। वहीं शिरा में क्योंकि रक्त का प्रेशर, दाब कम होता है, इसीलिए बेटा शिरा की भित्ति पतली होती है, इसकी अवकाशिका मतलब ल्यूमेन चौड़ी होती है। धमनी में क्योंकि रक्त का दाब अधिक होता है तो रक्त के पीछे आने के या वापस जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए इसमें कोई कपाट यानी वॉल्व नहीं होता। वहीं शिराओं में रक्त दाब कम होने की वजह से पूरे चांसेस हैं कि रक्त वापस जा सकता है, इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर कपाट मतलब कि वॉल्व्स लगे होते हैं। ठीक है, बाकी हमने देखा था कि धमनी में जो रक्त का रंग होता है वो गाढ़ा लाल होता है, एकदम स्कारलेट रेड होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है, आपकी अम्बलाइकल आर्टरी भी मैंने बताई थी अपवाद है, एनसीईआरटी पर स्टक रहे। तो फुफ्फुसीय धमनी बेटा अपवाद है, जो कि धमनी होते हुए भी ऑक्सीजनित रक्त को प्रवाह करवाती है। वहीं अगर मैं शिरा की बात करूं, शिरा में जो रक्त का रंग होता है वो हल्का सा हरा लाल सा होता है, क्योंकि ये विऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करती हैं। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है आपकी फुफ्फुसी शिरा का, जो कि ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करती है, ऑक्सीजनित रक्त को कैरी करती है। ठीक है, केशिका बेटा धमनी और शिरा के बीच में जाल है, जो कि ऊतक के स्तर पे बनती है, केशिकाओं का जाल। ठीक है, मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय बेटा 4 कोष्ठीय होता है। इसकी बाहरी एक आवरण होता है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरी मतलब चारों तरफ, कार्डिया मतलब हृदय, तो हृदय के आवरण को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय, जिसमें निलय आलिंद की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। यहीं अगर हम भित्ति की बात करें तो आलिंद की भित्ति थोड़ी पतली होती है, निलय की भित्ति थोड़ी मोटी होती है, और निलय में भी आपका जो बायां निलय होता है इसकी भित्ति दाएं निलय की तुलना में भी थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि बाएं निलय से बहुत ज़्यादा दाब से ब्लड जो होता है वो बाहर निकलता है पूरे शरीर में परिसंचरण होने के लिए। ज़्यादा दाब लगाने की वजह से इसकी भित्ति भी थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है, ताकि ज़्यादा दाब लगाते टाइम ये फट ना जाए। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, आपके ऊपरी शरीर के भाग और निचले शरीर के भागों से वेना कावा यानी कि महाशिराओं के द्वारा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, अग्र और पश्च महाशिराओं द्वारा रक्त जो होता है विऑक्सीजनित रक्त, वो आपका दाएं आलिंद में आता है। साथ ही साथ बेटा हृदय की पेशियों से कोरोनरी साइनस विऑक्सीजनित रक्त को दाएं आलिंद में लाती है। दाएं आलिंद से दाएं निलय में बेटा ये आपके एक त्रिवलनी कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जाता है। दाएं निलय से सेमिलुनर वॉल्व अर्धचंद्राकार कपाट होता है, जहां से आपकी फुफ्फुसी धमनी निकलती है। तो दाएं निलय में संकुचन होने से बेटा ये फुफ्फुसी धमनी से आपके कहाँ पहुंचता है,
फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है। फेफड़ों में जाने के बाद ये रक्त जो कि विऑक्सीजनित था ये ऑक्सीजनित होता है और फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से बेटा ये बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से बेटा ये बाएं निलय में जाता है और उसके बीच में द्विवल्नी कपाट या मिट्रल कपाट पाए जाते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व पाए जाते हैं। अब बाएं निलय से खूब जोर से प्रेशर लगता है जिसकी वजह से मैंने कहा था इसकी भित्ति मोटी है। बाएं निलय से बेटा अर्धचंद्राकार कपाट से एक महाधमनी निकलती है जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, जो कि इस ऑक्सीजनित रक्त को बेटा शरीर के अन्य भागों तक लेकर जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये तो हो गया आपका मानव हृदय। अब इसी मानव हृदय के जो पेशियां हैं जिसको हम बोलते हैं हृदय पेशियां, यही हृदय पेशियां बेटा थोड़ी सी कुछ जगह पर रूपांतरित होकर के नोडल ऊतक का निर्माण करती हैं और इसके हिसाब से आपके हृदय में जो नोडल ऊतक है उनका नाम है एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, दूसरा है आपका एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तीसरा है बेटा आपका एवी बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। एवी बंडल से निकलता है बंडल ऑफ हिस के बंडल और इसकी शाखाओं को हम बोलते हैं परकिंजे तंतु। ठीक है, जो आपका साइनो एट्रियल नोड है, ठीक है, आपका जो शिरा आलिंदी पर्व है, ये बेटा आपका जहां कोरोनरी साइनस आकर के खुलता है आपके दाएं आलिंद के ऊपरी दाएं भाग में, वहां पर बेटा ये ऐसे नोड पाया जाता है। ऐसे नोड से एवी नोड यानी आपका आलिंद निलयी जो नोड होता है बेटा, ये दाएं आलिंद और निलय के बीच में जो आलिंद निलयी पट्ट है उसके बेटा ऊपर की तरफ उपस्थित होता है, या आप कह सकते हैं कि दाएं आलिंद के बाएं निचले कोने में ये पाया जाता है। दाएं आलिंद के ऊपर ऐसे नोड से एवी नोड तक बेटा कुछ तंतु होते हैं जो कि आपके इस नोडल ऊतक में जो भी इम्पल्स बनता है उसको लेकर के बेटा एवी नोड तक आते हैं। एवी नोड से एवी बंडल को पार करते हुए दोनों एवी बंडल दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है जो कि दोनों निलय की भित्ति में पाए जाते हैं जिनको हम बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, और पूरे निलय की भित्ति में बेटा पुरकिंजे तंतु पाए जाते हैं या फैले हुए होते हैं जहां तक ये आपका इम्पल्स जाता है। ठीक है, वैसे तो इस नोडल ऊतक के प्रत्येक भाग ऐसे नोड, एवी बंडल, बंडल हिस, पुरकिंजे तंतु, सबके पास बेटा ये क्षमता होती है कि ये कुछ मात्रा में इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं, इम्पल्स बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे नोड सबसे ज़्यादा मात्रा में इम्पल्स बनाता है, 1 मिनट में लगभग 70 से 75, इसीलिए बेटा हम ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं कि हृदय की जो रिदम बनने वाली है, कितनी बार वो धड़केगा, वो ऐसे नोड डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे नोड ही केवल ये इम्पल्स जनरेट कर सकता है, नहीं, सभी ऐसे नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे तंतु, सबके पास ये क्षमता है कि वो इम्पल्स बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे नोड की इम्पल्स बनाने की प्रति मिनट क्षमता सबसे ज़्यादा होती है 70 से 75 बार, इसीलिए बेटा हम ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज अगर हम लें तो या हम मीन वैल्यू लें इसकी, तो हम ये बोलते हैं कि आपका हृदय लगभग 1 मिनट में 70 से 75 मतलब लगभग 72 बार धड़कता है, और वो किसकी वजह से? इसी ऐसे नोड की वजह से। नोडल ऊतक के बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे और हम वहाँ पर बात करेंगे आपके हृदय चक्र यानी कि कार्डियक साइकिल की। हृदय चक्र में बेटा आप ऐसे मानकर चलिए, पहले आपका हृदय जो चारों आलिंद है बिल्कुल विश्राम अवस्था में है, और इस विश्राम अवस्था में चारों आलिंद, दोनों निलय, मतलब हृदय के चारों कोष्ठ बेटा विश्राम अवस्था में, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अब इस जब विश्राम अवस्था में चारों कोष्ठ हैं, दोनों आलिंद दोनों निलय, उस समय बेटा आपके हृदय में रक्त की फिलिंग हो रही है, मतलब रक्त इसमें भर रहा है। ठीक है, अब जब रक्त इसमें भर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि दाएं आलिंद में आपके महाशिराओं से, अग्र और पश्चिमाशिरा और कोरोनरी साइनस से आपका ऑक्सीजनेट रक्त आ रहा है, साथ ही साथ ये बेटा आपकी त्रिवलनी कपाट से दाएं निलय में जा रहा है। वहीं बाईं और आपकी फुफ्फुसीय जो शिराएं हैं उनसे बेटा आपका ऑक्सीजनेट रक्त आ रहा है जो कि द्विवल्नी कपाट से आपके बाएं निलय में जा रहा है। ऐसा कब है? जॉइंट डायस्टोल, जब संपूर्ण अनुशीतलन अवस्था में बेटा आपका हृदय के चारों कोष्ठ हैं। अब इसके बाद आता है बेटा आलिंद संकुचन, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। जैसे ही बेटा आलिंदों का संकुचन होता है, वैसे ही जो आलिंद में इधर उधर कोने में जो थोड़ा बहुत रक्त भरा था, 30% एकदम से रक्त जो होता है वो आलिंद से निलय में आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? जॉइंट डायस्टोल यानी कि कंप्लीट अनुशीतलन,
जिसमें चारों कोष्ठ विश्राम अवस्था में है। इसके बाद आता है आपका आलिंद संकुचन, क्योंकि आलिंद में संकुचन हुआ जिसकी वजह से निलय में 30% रक्त का जो प्रवाह है वो बढ़ गया। इसके बाद बेटा क्या होता है, धीरे धीरे आपके निलय संकुचन करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब निलय से भी रक्त को बाहर निकलना है। जैसे ही बेटा निलय में संकुचन शुरू होता है, तो निलय में संकुचन होते ही बेटा निलय के अंदर उपस्थित कॉर्डे टेंडिनी होते हैं। कॉर्डे टेंडिनी जो कि आपके निलय की भित्ति से जुड़े हुए होते हैं, और जैसे ही निलय में संकुचन होता है कॉर्डे टेंडिनी ढीले होते हैं, जिसकी वजह से त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं। आपके दाएं निलय में 3 कॉर्डे टेंडिनी होते हैं, वहीं आपके बाएं निलय में 2 कॉर्डे टेंडिनी होते हैं। तो जैसे ही निलय में संकुचन होता है आपके त्रिवलनी द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे कि रक्त निलय से आलिंदों में ना जा पाए। और ये बेटा आपके अर्धचंद्राकार कपाट के खुलने के कारण ये रक्त बेटा आपके निलय से अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा आपके दाएं निलय से फुफ्फुसी धमनी और बाएं निलय से महाधमनी में चला जाता है। क्लियर? इसके बाद बेटा जैसे ही निलय धीरे 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 विश्राम अवस्था में या अनुशीतलन अवस्था में आते हैं, तो निलय के अंदर बेटा उसका आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ने की वजह से अंदर का दाब कम हो जाता है, और दाब कम होने की वजह से आपकी महाधमनी और फुफ्फुसी धमनी से रक्त वापस निलय में ना आ जाए, इसकी वजह से बेटा आपके अर्धचंद्राकार कपाट भी बंद हो जाते हैं। समझ में आया? तो हृदय चक्र के दौरान 3 मेन क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले संपूर्ण अनुशीतलन, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, उसके बाद आलिंदी संकुचन, फिर आपका निलयी प्रकुंचन, संकुचन या प्रकुंचन आप जो बोलना चाहें, ठीक है, सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, और आपका निलय प्रकुंचन यानी कि वेंट्रियल सिस्टोल। ठीक है, जब आपका आलिंद प्रकुंचन या आलिंद संकुचन हो रहा होता है उस समय बेटा आपका निलय अनुशीतलन अवस्था में होता है, और जब आपका निलय प्रकुंचन या निलय संकुचन हो रहा होता है उस समय आपका आलिंद अनुशीतलन अवस्था में होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसमें मैंने ईयर लॉन्ग कोर्स में कुछ आपको टाइमिंग की भी बात की थी कि कितनी देर का आलिंद संकुचन 0.1 सेकंड का होता है, निलय संकुचन 0.3 सेकंड का होता है। ये सब अब आपको याद नहीं रखना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कुल कार्डियक साइकिल जो होता है हृदय चक्र वो आपका 0.8 सेकंड का होता है, 1 सेकंड से भी कम, 0.88 सेकंड का होता है कुल हृदय चक्र। ठीक है, अब इस हृदय चक्र के दौरान आपको छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब ये निलय प्रकुंचन होता है, निलय संकुचन होता है, उस समय निलय से जो मात्रा में रक्त बाहर निकलता है, प्रत्येक निलय से जितनी मात्रा में रक्त बाहर निकलता है बेटा उसको हम प्रवाह आयतन यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और एक हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक निलय से लगभग 70 मिलीलीटर रक्त बाहर निकलता है, तो प्रवाह आयतन कितना हुआ? 70 मिलीलीटर। और हमें ये पता है कि 1 मिनट में हमारे हृदय में कितनी बार संकुचन हो रहा है या कितनी बार हमारा हृदय धड़क रहा है? लगभग 72 बार। तो 70 × 72 जब हम करते तो हमें मिलता है 5040 मिलीलीटर, लगभग 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर। इसको बेटा हम बोलते हैं आपका हृदय निकास यानी कि कार्डियक आउटपुट। तो हृदय निकास क्या होता है? प्रवाह आयतन इंटू हृदय चक्र। यहाँ से आपके नीट में कई बार क्वेश्चन है, 2 या 3 बार तो आया है। 2019 में आया था, फिर 2021 या 22 में भी आया, 20 में भी आया है। ठीक है, तो आपके इस फॉर्मूले से कि हृदय निकास इक्वल टू प्रवाह आयतन इंटू हृदय चक्र, यहाँ से बेटा आपके नीट में क्वेश्चन आया है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है आपका ईसीजी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बेटा एक ऐसी तकनीक है या एक ऐसी मशीन है जिससे हम हृदय के अंदर होने वाली जो भी विद्युतीय अभिक्रिया हैं उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है, ठीक है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ग्राफ के ऊपर उकेरते हैं आपकी हृदय के अंदर होने वाली विद्युतीय घटनाओं को। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जब हम इस तरंग को बनाते हैं तो इमेजिन कर रहे हैं आप लोग, ऐसा मैं मान रही हूँ, एक P, QRS और एक T, ये 3 तरंग बनती हैं। तो P तरंग का मतलब होता है आलिंद का प्रकुंचन या आलिंद का विध्रुवीकरण, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, आलिंद का विध्रुवीकरण। तो P तरंग का मतलब होता है आलिंद का विध्रुवीकरण। नीट में आ चुका क्वेश्चन है यहाँ से।
QRS कॉम्प्लेक्स, जो आपका QRS सम्मिश्र होता है, इसका मतलब होता है आपके निलय का प्रकुंचन या निलय का विध्रुवीकरण, जिसको हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलते हैं। वहीं टी तरंग बताती है कि अब जो आपके निलय हैं वो विध्रुवीकरण से पुनः ध्रुवीकरण यानी कि विश्राम अवस्था में आ रहे हैं। तो टी वेव का मतलब होता है निलय का विध्रुवीकरण से ध्रुवीकरण में आना, और टी वेव का समाप्त होना बताता है कि निलय आपके विश्राम यानी कि रीपोलराइज हो चुके हैं, निलय का जो विध्रुवीकरण है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, निलय ध्रुवीकरण अवस्था में आ चुके हैं। तो ये पी वेव, QRS सम्मिश्र और टी वेव, इन तीनों के क्या मतलब, बस आपको इतना पता होना चाहिए। यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा बेटा आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका हृदय क्रियाओं का नियमन। तो हमें ये पता है कि हमारा हृदय जो है वो अपना खुद से नियमन करता है, ठीक है। हमारे हृदय के अंदर जो हृदय पेशियां हैं, कार्डियक मसल्स, वो ही बेटा हृदय की क्रियाओं का नियमन करते हैं। क्योंकि हमारा हृदय अपनी क्रियाओं का नियमन स्वयं करता है, इसलिए बेटा हमारे हृदय को हम बोलते हैं मायोजेनिक। ये कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। इसी की मायो मतलब पेशियां अपना नियमन करती हैं। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में बेटा इस पर थोड़ा बहुत हमारे तंत्रिका तंत्र का और कुछ हार्मोन का भी असर होता है। तो इमरजेंसी में आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपके एड्रिनल मेड्यूला, जो आपका एड्रिनल मेड्यूला ग्रंथि होती है, वहां से बेटा दो हार्मोन आते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जिनको हम एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन के नाम से भी जानते हैं। इमरजेंसी आपातकाल में आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपके एड्रिनल मेड्यूला से निकलने वाले एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन के साथ मिल करके आपके हृदय की जो घटनाएं हैं या जो हृदय की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देते हैं। तो आपातकालीन अवस्था में आपका हृदय निकास बढ़ जाता है, आपका हृदय दर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना डर में, जो कि नॉर्मल 70 है 100 तक पहुंच जाती है, और आपका प्रवाह आयतन भी बढ़ जाता है। तो तीनों बढ़ेंगे, ठीक है, और तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वहीं बेटा आपके सामान्य अवस्था में परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको नॉर्मल रखता है। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट टॉपिक है बेटा आपके परिसंचरण तंत्र से संबंधी रोग। तो सबसे पहला है बेटा आपका अतिदाब, या जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। सामान्य जो आपका रक्तदाब होता है वो होता है बेटा आपका 120/80 mm of Hg, जिसमें 120 आपका जब हृदय में संकुचन या आपके निलयी प्रकुंचन होता है, जो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, उस समय का बेटा होता है। क्योंकि वेंट्रिकल्स में संकुचन हो रहा है तो आपके धमनी में दाब बढ़ जाएगा, तो वो होता है 120। और जब निलय आपके शिथिलन अवस्था में आते हैं तो धमनी का दाब भी कम हो जाता है 80। ये आपका सामान्य हार्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, रक्तदाब होता है सामान्य 120/80, जिसमें 120 बेटा आपका प्रकुंचन और 80 आपका शिथिलन के समय वाला रक्तदाब होता है। हाइपरटेंशन मतलब अति रक्तदाब। तो हाइपरटेंशन बेटा हम कब बोलेंगे, जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और उससे ऊपर हो जाए, और आपका डायस्टोलिक यानी अनुशीतलन वाला जो रक्तदाब है वो 90 या उससे ऊपर हो जाए। तो 140/90 अगर हो जाए बेटा लगातार बार बार करने पर, तो इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। सेकेंड आता है आपका हृदय धमनी रोग, जिसको हम बोलेंगे आपका एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को। जब हृदय की पेशियों को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी में कोलेस्ट्रॉल, वसा, फाइब्रस जो तंतु हैं, इनके जमाव की वजह से उसकी अवकाशिका पतली हो जाए, जिसकी वजह से हृदय की पेशियों में ऑक्सीजन की सप्लाई या रक्त की आपूर्ति उतनी ना हो पाए जितनी चाहिए, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हृदय की पेशियों में नहीं पहुंच पाती। इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड या हृदय धमनी रोग, ठीक है, जिसमें हृदय की पेशियों को रक्त आपूर्ति करने वाली जो धमनी है कोरोनरी आर्टरी, उसमें बेटा उसकी अवकाशिका कम हो जाए, ल्यूमेन कम हो जाए। किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल, वसा, तंतु, कैल्शियम ये सब जमा हो गया है। इसके बाद आता है आपका एंजाइना। एंजाइना बेटा जिसको हम शूल, हृदय शूल बोलते हैं। अगर हृदय की धमनी में किसी भी तरीके का ऐसा कुछ जमाव हुआ है हृदय की पेशियों को रक्तापूर्ति करने वाली धमनी में, तो इसका सबसे शुरुआती लक्षण बेटा जो हार्ट अटैक से पहले का जो लक्षण होता है उसको बेटा हम एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, जिसमें हल्का हल्का तीखा तीखा दर्द आपके हृदय से निकल के आपके बाएं कंधे तक आता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर। ये तीन मैंने आपको शब्दों में अंतर बताया था। हार्ट फेलियर,
कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर क्या होगा, कब आपका फेलियर होता है, जब आप किसी की उम्मीदों को पूरा ना कर पाओ। हृदय का काम क्या है, आपके सभी अंगों को रक्तापूर्ति करना, उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति कराना। जब हृदय पर्याप्त मात्रा में इतनी रक्तापूर्ति सब अंगों को ना कर पाए जितनी उन अंगों को जरूरत है, तो ये उस हृदय का फेलियर है। ठीक है, अक्सर ऐसा तब होता है जब लंग्स यानी कि फेफड़ों में कोई परेशानी हो, क्योंकि अगर फेफड़ों में ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं आएगी तो हृदय तक भी नहीं आएगी, हृदय तक नहीं आएगी तो बाकी अंगों तक भी उतनी रक्तापूर्ति नहीं हो पाएगी उतने ऑक्सीजन के साथ। तो इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि कंजेशन हृदय फेफड़ों में है, जिसकी वजह से हार्ट का फेलियर, मतलब फेफड़ों में गड़बड़ होने की वजह से हृदय अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। तो हार्ट फेलियर क्या हुआ, जब हृदय जितनी मात्रा में उसको ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति बाकी अंगों तक करनी थी उतनी नहीं कर पाए, ये हो गया आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट होना मतलब बंद हो जाना बिल्कुल। ठीक है, तो जब हृदय अपनी क्रिया को करना बिल्कुल बंद कर देता है, इसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और हार्ट अटैक जिसको हम हृदय घात बोलते हैं, हृदय घात कब होता है, जब हृदय की ही पेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति ना हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्ट अटैक। एक और चीज़, बहुत ज़्यादा जब लंबे समय तक रक्तदाब या ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ये आपके शरीर के जो ज़रूरी अंग हैं बेटा उनको डैमेज कर सकता है, जैसे आपकी किडनी हो गई, वृक्क हो गए, आपके ब्रेन हो गया, इनको बेटा ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपका शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण का पॉडकास्ट। मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा एक बार आपको कैसा लगा, क्या सारे कंसेप्ट अपने रिवाइज हुए। आई एम श्योर एनसीईआरटी से छूटा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।